जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा टेस्ट सीरीज का दूसरा सेशन है और जो लोग पहला सेशन नहीं देखे वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित, ग्रह उपग्रह से संबंधित, सौर पवन सौर कलंक से संबंधित और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी बन सकते थे मैंने उसे करा चुका हूं। तो आज के सेकंड सेशन है और आज मैं जो 70 क्वेश्चन लिया हूं, कितना 70 क्वेश्चन लिया हूं, और आज का जो टॉपिक से लिया हूं, जैसे अक्षांश देशांतर से लिया हूं, पृथ्वी की घूर्णन गतियां से लिया हूं और ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि सब चैप्टर से आज मैं 70 क्वेश्चन लिया हूं और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो देखिए फ्रेंड, जो एक ग्लोब है, ग्लोब पर एक क्या है, जो एक खड़ी लाइनें खींची गई हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं और इस सभी के सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो ये समांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं या बेड़ी रेखाएं खींची हुई होती हैं या क्षैतिज रेखाएं खींची हुई होती हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा है उसे ही बृहत वृत्त कहा जाता है। बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी के सभी छोटे वृत्त के अंतर्गत आते हैं। तो अब आइए प्रश्न का आंसर दीजिए। बृहत वृत्त नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए विषुवत रेखा तो बृहत वृत्त है, क्योंकि विषुवत रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है, इसलिए बृहत वृत्त है। मुख्य देशांतर रेखा हो या कोई भी देशांतर रेखा हो, सभी के सभी बृहत वृत्त होते हैं। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भी बृहत वृत्त होता है, लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कह रहा है। अक्षांश रेखा केवल और केवल विषुवत रेखा या 0 डिग्री की बृहत वृत्त होता है, इसके अलावा कोई भी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा। आप घबराइएगा मत, बहुत ही तेज़ी से मैं कराऊंगा ये सेशन। दूसरा प्रश्न ये है कि दूसरा प्रश्न ये है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवशेष है। मतलब कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, वो किस महासागर पर इनका मिलन बिंदु है? तो इनका मिलन बिंदु कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। कौन सा है फ्रेंड? अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका के गिनी तट पर है, गिनी की खाड़ी में ये स्थित है बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें ना, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब कि किस देश से नहीं गुजरती है? तो देखिए अल्जीरिया से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, स्पेन से भी गुजरती है, लेकिन नाइजर से नहीं गुजरती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि बुरके वाली ने घंटे की माला टांगे अल्लाह को फंसा ही लिया, अब वह बिना किसी पेन के स्पेन पहुंच जाएगी। मतलब अल्लाह से अल्जीरिया हो गया, फंसा से फ्रांस से हो गया, पेन से स्पेन हो गया ना। तो इस तरह से मैंने ट्रिक भी बताया था, आप लोग क्लास में देख सकते हैं। नाइजर से प्रधान यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करना? मतलब कोई जहाज जा रही है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए? समुद्री धारा का या समुद्री हवा का या अक्षांश रेखा का या देशांतर? देखिए जब भी समय की बात की जाए, किसकी? अगर समय की बात की जाए तो आपका आंसर होगा देशांतर, लेकिन अगर यहीं पर दूरी की बात की जाती तो इसका आंसर हो जाता अक्षांश। तो यहाँ पर समय की बात की गई है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा देशांतर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? देखिए 2 दिन रात और दिन बराबर होते हैं 2 तिथि को। एक 23 सितंबर को शरद विषु और एक 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को बसंत ऋतु के समय, बसंत विषु के समय भी दिन रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 23 सितंबर। क्या हो जाएगा फ्रेंड?
23 सितंबर ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं। तो देखिए जो ये ग्लोब है, क्या है, एक ग्लोब है, 0 डिग्री की रेखा है, इसके आप ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। तो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा तक क्या करता है, चक्कर लगाता, सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक पड़ती है ना। तो सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है तो यहीं पर क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ता है तो कर्क रेखा पर दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती है। ये इसके विपरीत अगर मकर रेखा पर दिन सूर्य की किरणें अगर सीधा चमकता है तो यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटे होने लगती है। मतलब कह सकते हैं ये आपकी जो 0 डिग्री की रेखा है, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछता कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उसके जीवाश्मों का निर्धारण किससे किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है, कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी की आयु पूछा है तो पृथ्वी की आयु का आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग ना। पृथ्वी की आयु का आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है, बहुत अच्छा प्रश्न मैं लिया हूँ फ्रेंड, आप लोग पूरा क्लास देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए हैं। अभी शुरुआत है इसलिए कुछ छोटे प्रश्न हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्न की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, मतलब कि सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए ना। तो इसीलिए पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था। तो मैंने अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि पूरे सबसे पहले शुरुआत में एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। इसके चारों ओर एक महासागर था, उस सागर को पैंथलासा महासागर कहा जाता था। क्या, पैंथलासा महासागर कहा जाता था। और जो ये द्वीप था इसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। जो वलन क्रिया है वो किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया पर्वत का जब निर्माण होता है तो उसमें जो बल लगता है तो उसी का वलन क्रिया क्या है, क्या है, प्रमाण है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसमें का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा प्रश्नों को ना, जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, बस ठीक हो गया। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए मैंने जब ज्वालामुखी पढ़ा रहा तो बताया था 60 से 70 या 90% तक किसी किसी किताब में दिया गया है। तो इससे क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हीलियम वगैरह निकलता है ना। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवायु। क्या हो जाएगा फ्रेंड, जलवायु हो जाएगा ना। ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है, तो जलवाष्प। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। और पूछे कि कोटोपैक्सी कहाँ है, तो यह है इक्वाडोर में। कहाँ है फ्रेंड, यह है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में ये स्थित है माउंट कोटोपैक्सी, या विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न देखिएगा, माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर है, तो यह हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप पर माउना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, यहीं पर किलायु ज्वालामुखी पाया जाता है ना।
तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, मतलब कि ज्वालामुखी का उद्गार किस सागर में नहीं, सागर यहाँ पर दिया गया है तो किस सागर में नहीं होता है, तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का ही सागर है, यह यूरोप में स्थित है, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी मैंने बताया कि कौन सा है, कीलायु ज्वालामुखी है। यह मोनोलोवा क्षेत्र में पाया जाता है, हवाई द्वीप पर। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए आपका, सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। तो देखिए जो एटना है ना, एटना कहाँ पर है? एटना सिसिली में है। एटना कहाँ पर? सिसिली। और विसुवियस कहाँ है? इटली में है। ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर, अभी भी मैंने बताया। और एरिबस कहाँ है? तो राजद्वीप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3, उसके बाद 1 और 2, मतलब कि 43 12 ना। आंसर आपका यही निकलेगा ना, 4 3 1 4, और बी का इटली, विसुवियस का इटली 3, और एरिबस राजद्वीप 1, और कोटोपैक्सी 2। तो यही जहाँ पर 43 12 ऑप्शन होगा आपका, वही आंसर हो जाएगा। तो 43 12 कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आप देखिए बी पर ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। कोड वाला क्वेश्चन ऐसे किया कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है भूकंप से संबंधित, कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मैंने मापन 2 प्रकार से बताया था। एक बताया था रिक्टर स्केल, कौन सा? एक रिक्टर स्केल बताया था, और एक मार्केली स्केल। कौन सा? मार्केली स्केल। तो जो रिक्टर स्केल है इसमें 10 पैमाना होता है, जो मार्केली स्केल होता है इसमें 12 पैमाना होता है ना। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर पैमाना आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया होता तब भी रिक्टर पैमाना आंसर सही होता, क्योंकि इसकी ज़्यादा मान्यता मिली है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मौसम परिवर्तन पर दिन के समय रात के समय अवधि भिन्नताएं निम्न कारण होती है। तो जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, नत अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग का रिवाइज होगा, और रिवाइज एक क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो उसके साथ ही साथ आपको काफ़ी क्वेश्चन जो भी आप पढ़े हैं पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक कोरियोलिस बल का उत्पत्ति का उत्तरदायी है? मतलब किसके कारण कोरियोलिस बल का उत्पत्ति होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन जब होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कथन कारण में है। सभी देशांतर वृत्त बृहद वृत्त होते हैं, सही बात है। एक बृहद वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, ये भी सत्य बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कथन कारण दोनों सही है, कारण ए कथन की व्याख्या कर रहा है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कथन कारण का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं कल के वीडियो में आपको डिटेल से बताया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बसंत विषु के बीच समय, देखिए बसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को होता है बसंत विषु। तो जब दोबारा 21 मार्च आएगा तभी तो होगा ना। तो इसके दोबारा जब 21 मार्च आएगा तो इसके बीच का समय कितना होगा? 365 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, 365 दिन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा पर ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट में, मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लग रहा है। इसका आंसर दिया गया है 6:30 बजे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा या देख लीजिएगा। और 22 वाला भी क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। 21 22 में छोड़ दे रहा हूँ, 23 से आइए कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 आइए।
प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है। तो देखिए जो प्राइम मीडियन रेखा या ग्रीनविच रेखा जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप के 3 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन? स्पेन से होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है और ब्रिटेन से होकर गुजरती है। 3 देश कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। इसके अलावा 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया है और बुर्किना फासो है और माली है, घाना है, टोगो है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी दोनों सही हो रहा है। मतलब कि घाना से भी प्राइम मीडियम रेखा गुजरता है और टोंगो से भी गुजरता है, लेकिन आयोग ने घाना को माना था, पता नहीं क्यों। और ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। तो आपका ये दोनों सही है, ठीक है। अगला अगर प्रश्न आए तो ये दोनों सही है, लेकिन अगर इनमें से एक चुनना हो तो आप इसे घाना को लगा दीजिएगा। वैसे ऐसे प्रश्न अब दोबारा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का प्रकार होता है। तो उत्तर व दक्षिण कोरिया मतलब एक उत्तरी कोरिया है और एक दक्षिणी कोरिया है, और इन दोनों के देशों के बीच एक सीमा बनाती है 38 डिग्री की अक्षांश रेखा। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका पूछ रहा है कि जो मध्य सीमा प्रकार किस प्रकार का सीमा है। तो ये ज्यामिति और आरोपित, मतलब कि ए और बी कहाँ है? बी में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि थोड़ा से जो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से रेखा में बृहत वृत्त ग्रेट साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो अक्षांश रेखाएं होते हैं वो तो बृहत वृत्त होते ही हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा होता है या विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है, इसे भी बृहत वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रधान यमुनोत्तर कहते हैं। तो प्रधान यमुनोत्तर जो है वो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। क्या? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमुनोत्तर कहते हैं, और इसी को IST भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IST भी कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर को आइडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल, इंटरनेशनल डेडलाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकांश देश अपना मानक सीमा सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा है, देश की मध्यवर्ती रेखा से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी देश होगा वो एक समय का निर्धारण करेगा जिसके अनुसार पूरे देश में टाइमिंग की जाती है ना। जैसे आपकी घड़ी में कितना बजा है, पूरे देश में वही बजा रहता है ना। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है, मानक माना जाता है, वो देश के मध्यवर्ती से, जैसे भारत में 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरी है और यह मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजरी है। तो ये क्या है? ये क्या देशांतर रेखा है, और ये अपना मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री भारत का। तो ये क्या हो? देश के मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 180 देशांतर है, 180 देशांतर है, यह वह रेखा है जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखिए जो ग्लोब है यहाँ पर 180 डिग्री की रेखा, जैसे ही आप इसे पार करेंगे या इस तरफ इस पार जाएंगे तो आपका डेट में परिवर्तन होगा, ठीक है, तिथि चेंज हो जाएगी। और इसे मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, मानचित्र रचना अक्षांश देशांतर रेखाओं पर उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों ने किया था? तो यूनानी विद्वानों ने सबसे। वैसे कोई भी काम हो अगर विज्ञान की दृष्टि से तो आप यूनान ही, आप अगर आंसर वैसे भी मार देंगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आपको ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया? तो 24 घंटा होता है, 24 समय क्षेत्र भी में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्र में भी बांटा गया है।
अवसादी चट्टानें अंततः किससे प्राप्त की जाती है? तो अवसादी जो चट्टानें हैं, देखिए जब ज्वालामुखी वगैरह आता है तो उससे क्या आग्नेय चट्टान ऊपर आती है, तो आग्नेय चट्टान के जब अपक्षय होता है मतलब टूट फूट जाता है तो उसी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय का मतलब टूटना फूटना ना, तो टूटने फूटने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी चट्टान से। अगला प्रश्न देखिएगा, चट्टान भी मैं डिटेल से आपको पढ़ाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चट्टानों के खनिज तेल परतों में होते हैं। खनिज और खनिज कहाँ होते हैं? तल या परतों में होते हैं। तो किसके? अवसादी चट्टानों के ना, अवसादी चट्टानों में ही तेल, कोयला, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, प्रश्न अगर आपसे पूछे तो ये सभी के सभी अवसादी चट्टान से ही पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान से नहीं पाए जाते, अवसादी चट्टान से पाए जाते हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाले कार्बनिक युक्त चट्टानें नामक कौन से है? तो कौन सी है? अवसादी है। अवसादी अभी ही मैंने बताया, कोयला हो या तेल हो, कोई भी ऐसा ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आपका ऑप्शन अवसादी ही वाला होगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानें हैं? तो सीसा एवं जट्टा अर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन से? आर्कियम क्रम की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित चट्टानों में किसको पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है ना, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। जो अवसादी चट्टान होती है ये परतदार होती है। कैसी होती है? परतदार होती है ना, तो परतदार होती है, इसलिए इसे परतदार वाला ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी, सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है। और एकांका गुहा कहाँ है? तो एकांका गुहा है चिली और प्लस अर्जेंटीना के सीमा पर। कहाँ है? चिली प्लस अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। लेकिन अगर इसमें से अगर आपको चूज करना हो कि किस में है तो अर्जेंटीना आपको सही लगाना है। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एकांका गुहा पर्वत है, यही शांत ज्वालामुखी सबसे पूरे विश्व में सबसे सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर है? देखा पिनाटुबो, पिनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस में, फिलीपीन में। देखिए पीन से पिन 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 पिनाटुबो, पिनाटुबो, तो फिलीपींस से याद कर लीजिएगा पिनाटुबो। पिनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस से, फिलीपींस में ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी भी मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके परिच्छेद नामकरण किया जाता है? तो प्लिनियन प्रकार से ना, प्लिनियन प्रकार से, ये भी मैं डिटेल से बताया हूँ, समझाया हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये ज्वालामुखी दिया गया है और उसका स्थित क्षेत्र देखिए, जो एटना है वो इटली में स्थित है, ये सही है। पोपा जो है वो म्यांमार में स्थित है, ये भी आपका सही है। फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित है, ये भी आपका सही है। क्राकोटोवा यह मलेशिया में नहीं स्थित है, बल्कि यह सुंडा क्षेत्र इंडोनेशिया में है। कहाँ पर? सुंडा क्षेत्र इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है ना, सुंडा क्षेत्र इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज की बात हो रही है, खनिज की बात हो रही, तो प्रमुख खनिज कौन पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है, खनिज सल्फर पाया जाता है, सबसे प्रमुख खनिज सल्फर पाया। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत कोयला आती है। कौन सी आती है फ्रेंड? कोयला आती है। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर, ये प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया? बड़ा ही असंभव वाली चीज़ें हैं कि कौन सा देश महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोड भाषा में भी है, इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी है और उनके
मतलब कि स्थान है, ज्वालामुखी का स्थान। देखिए जो क्राकोटोवा है ये सुंडा स्टेट में है, मतलब कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और एकांकागुआ जो है वो कहाँ पर है, एकांकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में है। और माउंट ताल कहाँ पर है, तो फिलीपींस में है। और लुलोई लाको कहाँ पर है, तो चिली में है। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि जो क्राकोटोवा है वो सुंडा में है, माउंट ताल कहाँ पर है, फिलिस्पीन में है। एकांकागुआ अभी मैंने बताया था कि अर्जेंटीना में है। और लुलाई लाको कहाँ पर है, तो चिली में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए का 3 हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। एक माउंट क्राकोटोवा सुंडावन 3 हो रहा है ना, और बी का 1 हो रहा है, और सी का 4 हो रहा है ना, सी का 4 हो रहा है, और डी का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इस तरह से आपका 3142 जहाँ पर ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा। 3142 देखिए, तो 3142 कहाँ है, 3 1 और 4 2, मतलब 31 और 42 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप की पेटी से संबंधित है, तो प्रशांति महाद्वीप महासागरीय पेटी से संबंधित है। मैं बार बार इस प्रश्न को करवाया हूँ और आप लोग को याद हो गया होगा, वैसे ओरल है। क्रेटर संबंधित है, तो क्रेटर किससे संबंधित है, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो यहाँ पर जब कीप के आकार में जब आकृति बनती है तो इसी को क्रेटर कहा जाता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो इसी को क्रेटर झील भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसी को क्रेटर झील भी कहा जाता है जब पानी भर जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, सॉरी, इसी को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी कौन ज्वालामुखी एक प्रकार का नहीं है, कौन, मतलब कि ज्वालामुखी का प्रकार दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। तो हवाईयन ज्वालामुखी है, हवाई तुल्य प्रकार का। स्ट्राम्बोलियन टाइप का भी ज्वालामुखी है, विसुवियस टाइप का ज्वालामुखी है, लेकिन चिलियन टाइप का कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिलियन तुल्य ना। आपको प्रकार भी मैं पढ़ाया था बहुत ही डिटेल से। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी, तो विसुवियस। इसको ये सब प्रश्न आप वैसे देखते ही टिक लगा देंगे क्योंकि इतना अच्छा मैं पढ़ाया था आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि एक खनिज की कठोरता मापक है, तो टोपाज की मापक है। किसकी है, टोपाज की मापक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या, मतलब जो मैंने बताया था इस तरह की जो लहरदार आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप आँख ही मूंद कर लगा सकते हैं, फाइकोलिथ को कहते हैं ना, फाइकोलिथ को कहते हैं। जो लोग मुझसे देखे हैं, पढ़े हैं, उनका बहुत ही आसानी से प्रश्न हो जा रहा होगा। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ, मैंने बार बार बोला था किसको, स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर में हमेशा जगमगाती रहती, उजाला रहता है पूरे भूमध्य सागर में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न है, उत्पाटन की क्रिया है, उत्पादन की क्या है, क्रिया है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। शैलों कमजोर पड़ने पर बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती है तथा गतिशील हिम के प्रहार में शैलो दबाव के कारण जड़ सहित टूटती है और वहाँ पर गर्त बन जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सिल है, सिल को मैंने बताया था ना, तो इस तरह से जमाव होता है। फिर ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकली, फिर ऐसे जम गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे जम गया, फिर और ऊपर गया, फिर ऐसे जम गया, फिर और ऊपर गया, फिर ऐसे जम गया। इस तरह से क्या, एक सिल के आकार की जो आकृति बनती है, इसी को पूछ रहा है क्या है। तो ये क्या है, एक समांतर है ना, ये देखिए समांतर है, दोनों बीच के अंतर पर समांतर। तो ये कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अतिरूपांतरित वह क्रिया है, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म वह क्रिया है जिसमें
देखिए अति रूपांतरित मतलब रूपांतरित का भी रूपांतरित मतलब रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण होता है, तो इसी को अति रूपांतरित, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र है? तो पी तरंगे। देखिए भूकंप तरंगे तीन होती है, एक पी होती है, एक एस होती है, एक एल होती है। पी को प्राथमिक तरंगे कहते हैं या इसी को प्राइमरी वेव कहते हैं, एस को सेकेंडरी तरंगे कहते हैं, द्वितीय तरंगे कहते हैं, एल को धरातलीय तरंगे कहते हैं। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा तबाही कौन मचाती है, तो एल तरंगे मचाती है। लेकिन अगर प्रवेश की बात की जाए तो भूकंप पी तरंगे तीनों अवस्थाओं में भी गुजरती है और भूकंप तरंगे है पी ना। तो अगर पूछता कि भूकंपी तरंगे कौन सा है तो सभी हो जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भूकंप तरंगों कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र अंकित होता है, तो पी पर अंकित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कि भूकंप की कौन सी तरंग तरल माध्यम से गुजरती है? तो तरल माध्यम से कौन, अभी अभी मैंने बताया कि पी तरंगे तीनों अवस्थाओं में गुजरती है, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में गुजरती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यह है, एक भूकंपी केंद्र स्थित है, तो भूकंप केंद्र 90 डिग्री पर अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। अभी मैं अगर क्लास लेता तो क्लास में पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ, और आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में मैंने पूरा बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते ही टिक लगा सकते हैं अगर आप मेरी क्लास को देखे हैं तब। तो अगला प्रश्न है, और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी लगाते चला जा रहा हूँ, ज़्यादा समय लूँगा तो आपका पेपर नज़दीक है, बताइए 4 से 5 दिन बचा है, आप लोग और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ बल्कि रिवाइज करवा रहा हूँ। रिक्टर पैमाना भूकंप तीव्रता को मापने से समान पैमाना है, इसमें प्रत्येक बिंदु किसका है? तो इसमें जो देखिए मैंने बताया था कि 10 गुना क्या होता है, 10 गुना बढ़ोतरी होता है, और अगर ऊर्जा की बात की जाए तो 32 गुना ऊर्जा होता है। मतलब कि एक रिक्टर पैमाने से दूसरे जब पहुंचेंगे तो 10 गुना बढ़ोतरी होगी, और ऊर्जा की बात अगर की जाएगी तो ऊर्जा 32 गुना की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 गुना बढ़ोतरी होती है ना, ऑप्शन नंबर बी। आप अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अभी प्रश्न हुआ था, अधिकेंद्र पर हुआ था, और ये पैमाना वाला भी हो गया। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, भारत में उच्च गहनता भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सही है, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण मेखलाएं हैं। देखिए ये दोनों तो संबंधित, दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और ये वाला व्याख्या वाली बात मैं कल आपको डिटेल से बताया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, या किससे संबंधित है? तो एच एफ रीड से संबंधित, किससे? एच एफ रीड है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ, जापान में आता है, तो जापान कहाँ है? पूर्वी एशिया में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक भूकंप आता है। बस 10 क्वेश्चन और बचा है, 70 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, 60 हो गया है, 61। स्थान जहाँ भूकंप का घटता सर्वप्रथम अनुभव पाया जाता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, इसे क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं, या इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ईपी सेंटर पर सबसे पहले महसूस होता है भूकंप वाले चैप्टर में मैं इसे डिटेल से पढ़ाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो मैंने अभी भी बताया कौन सा, यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भूकंप से संबंधित। नगर दिया गया है, पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे कम भूकंप कहाँ आता है, उससे ज़्यादा कहाँ भूकंप आता है, उसके बाद कहाँ भूकंप आता है। तो देखिए सबसे कम इसमें आएगा हैदराबाद, दूसरे नंबर पर चेन्नई, तीसरे नंबर पर लखनऊ और चौथे नंबर पर
दिल्ली में, मतलब कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में आएगा और सबसे कम इसमें इस क्वेश्चन में सबसे कम हैदराबाद में। तो सी बी, यहाँ पर सी है, सी और बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी बी डी ए, पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, पहला ही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पटल विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम की अवस्था स्पष्ट करने में सहायक नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए भूकंप में भी विवर्तनिक सिद्धांत सहायक है, पर्वत में निर्माण में भी सहायक है, और इसके तल में भी सहायक है, लेकिन समुद्री धाराएं में इसकी कोई सहायता नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। विवर्तनिकी सिद्धांत मैं अच्छे से बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न, वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर, मतलब मैंने बताया था ये अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में एक सागर है, इस सागर का नाम क्या मैंने बताया था? तेथिस सागर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेथिस सागर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी मिलान वाला है। तो अगला प्रश्न क्या है, मतलब कि एक तरफ दिया गया है सिद्धांत, एक तरफ उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो चतुष्फलक का सिद्धांत किसने? ग्रीन ने दिया था। विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, और पर्वत निर्माण का सिद्धांत कोबर ने दिया था, संवहनी धारा का निर्माण होम्स ने दिया था। मतलब इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये एक का कौन सा हो रहा है? 3 हो रहा है, तो 3, और उसके बाद बी का क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 4, और सी का क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो 1, और पर्वत निर्माण वाला कोबर 2 हो रहा है, 2। तो 34 12 जहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए 34 12 कहाँ पर है? 34 12 आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी होता है? तो वेगनर के अनुसार ज्वारीय बल सर्वाधिक शक्तिशाली होता है ना, विस्थापन से संबंधित। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक महाद्वीप था, एक महासागर था, उस महासागर का नाम क्या था? तो मैंने अभी भी बताया कि जो महाद्वीप था उसे पेजिया महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन उसके चारों ओर जो पैंथलासा महासागर था, इस महासागर को क्या पैंथलासा महासागर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। पूछा है महासागर, पूछा तो महासागर पूछा तो पैंथलासा सही हो जाएगा ना। पेजिया महाद्वीप, महाद्वीप पूछता तो महाद्वीप वाला पेजिया हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 69 वाला प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों महासागरीय श्रेणियों में वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। शीतलन एवं संकुलन, देखिए चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों महासागरीय श्रेणियों में वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है, क्योंकि मैंने कल बताया ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक के आकार में ग्रहण करने में मदद कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है ना, इसकी मदद कर रहा है। इसलिए आपका दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ना, यानी कि जो बी है ये ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, 70वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न कौन सा है? पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पेंजिया का प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर ने, और अल्फ्रेड वेगनर ने ही पेंजिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से फ्रेंड ये आज का 70 क्वेश्चन, आपका 70 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाई बंधुओं को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।